हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सोनिका एंड आई वेलकम यू ऑल टू एवीकेएस अकेडमीज यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, अभी आपके पेपर में बहुत कम टाइम रह गया है और इस टाइम पे आप कुछ नई चीज़ें तो ट्राई नहीं कर सकते फॉर श्योर। और अभी तक मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोग सही पैटर्न पे भी अपना पेपर टू अटेम्प्ट कर रहे होगे। बट अगर फिर भी आपको लगता है कि मेरा जैसे कॉम्प्रिहेंशन में अभी मैं एक क्वेश्चन में 2 ही नंबर लेके आ पा रहा हूँ या मैं 1.5 नंबर लेके आ पा रहा हूँ, तो मैं आपको वो ज़रूर बता पाऊँगी कि हम उस 1.5 या 2 से 3 कैसे ला सकते हैं, ठीक है? तो यही आज की वीडियो का मेरा मोटिव रहने वाला है कि लास्ट टाइम में हम अपनी प्रिपरेशन को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, कैसे हम मार्क्स को एनहांस कर सकते हैं, कैसे मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है? तो आज मैं बात करूँगी एक सेकंड मोस्ट स्कोरिंग जो अपना पोर्शन है उसकी, कि पहला स्कोरिंग पोर्शन की अगर बात करोगे तो वो है ग्रामर, है ना? एंड यही सीक्वेंस भी होती है। एक मतलब अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी होती है सबकी, बट अगर मैं अपनी प्रूवन स्ट्रैटेजी की बात करूँ, तो उसके अंदर सबसे पहले हमें अटेम्प्ट करना होता है क्या? ग्रामर। तो ग्रामर स्कोरिंग है और ईज़ी भी होता है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ होता है, तो वो आप अपने 25 नंबर एक साइड करके सिक्योर हो जाते हो, है ना? उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन करना चाहिए, फिर प्रेसी करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? इसके पीछे भी मैं आपको एक लॉजिक बता देती हूँ। एक फिर से बात बोलती हूँ कि अगर आप ऐसा नहीं भी करते, फिर भी आपका अच्छा स्कोर आ रहा है, तो गुड फॉर यू। मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनको अभी भी क्लैरिटी नहीं है, दे आर परप्लेक्स्ड कि क्या करें, कौन-सा अटेम्प्ट पहले करें, कौन-सा बाद में करें, ठीक है? उनके लिए बता रही हूँ। बट ज़्यादा सही यही रहता है, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आपका माइंड फ्रेश होता है और कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी दोनों ही आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं। और अंडरस्टैंडिंग आप कब कर पाते हो चीज़ों की? जितना आपका माइंड शांत होता है, काम होता है, जितने आप स्ट्रेस फ्री होते हो। तो जब स्टार्टिंग का फेज़ होता है, स्टार्टिंग का जब 1 घंटा, आधा घंटा होता है, जब आप पेपर 2 अटेम्प्ट कर रहे होते हो, तो उस सिनेरियो में आपका माइंड सबसे फास्ट काम करता है, सबसे काम होता है ना? वही वहाँ पे आप एक लाइन को जब वहाँ पे 5 सेकंड में पढ़ पाते हो, वही अगर आप उसी सेक्शन को लास्ट में अटेम्प्ट करोगे, जहाँ पे टाइम की टिक-टिक चल रही होती है, टाइम का प्रेशर होता है, तो उस टाइम पे वो एक सेंटेंस जो मैं बोल रही हूँ, एक लाइन, उसको आप बार-बार रिपिटिटिवली क्या करते हो, रीड करने की कोशिश करते हो और फिर भी आपके दिमाग में आता नहीं है वो। फिर आप बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाते हो और फिर आप कॉपी प पेस्ट करके आ जाते हो घर पे। कि क्यों? अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई नहीं, तो आपने एज़ इट इज़ जो इन्फॉर्मेशन दिखी, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दिखी, आपने छाप दी, है ना? एंड फिर क्या होता है? एवरेज मार्क्स लेके बैठ जाते हैं हम, है ना? तो हमें यही चीज़ों को अवॉइड करना है, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि फ्रेश माइंड से हो सके उतना कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग देखी जाती है, ठीक है? तो बात करें अगर हमें कि एक पैसेज को पढ़ना कैसे होता है, कैसे हम एक पैसेज को पढ़ के अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, है ना? देखो, सबका अपना तरीका होता है अटेम्प्ट करने का, रीड करने का। बट अगर मैं बात करूँ कि आपको किस तरीके के साथ जाना चाहिए, तो आपको सबसे पहले पैसेज ना पढ़ के उस पैसेज के क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप वो क्वेश्चन पढ़ते हो ना, तो एक क्लैरिटी आपको पहले से ही हो जाती है कि ये क्या पूछना चाह रहा है, इस पैसेज का सेंट्रल थीम या मेन थीम क्या होने वाला है और हमें क्या ढूँढना है उस पैसेज के अंदर। तो जब आपके माइंड को ये पता लग जाता है ना, तो वो एक क्लैरिटी हो जाती है आपके माइंड को, तो वो उन चीज़ों पे ज़्यादा एम्फसाइज़ करता है, ठीक है? तो पहले अगर आपसे बात करी जाए, तो हमें क्या करना है, क्वेश्चंस पढ़ने हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपके लिए एक सैंपल ऐसे रखा है। ये अपना एक सैंपल ऐसे है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे, अगर आपको ये सैंपल ऐसे बोल रही हूँ, सैंपल पैसेज रखा है हमने, सॉरी, सैंपल पैसेज रखा है। और उसके अलावा भी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, तो अपनी पेपर 2 की बुक में बहुत सारे आपको मिल जाएँगे सैंपल, कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस आप कर सकते हो वहाँ से भी। तो देखो, ये अपना एक पैसेज है यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है। इसके पहले मैं पढ़ना चाहती हूँ क्वेश्चन्स। मुझे क्वेश्चन से आइडिया लगाना है कि इसका सेंट्रल थीम क्या है। बोल रहा है, व्हाट कोर प्रिंसिपल्स डिड द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया ड्रॉ अप? How did Westphalia facilitate the growth of international relations? How did the birth of American nation and the French Revolution lend credibility to the Treaty of Westphalia? How was international law conceptualized for the first time? सारे ही क्वेश्चन में एक वर्ड कॉमन है, वेस्टफेलिया। एंड यहाँ पे देखो, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ स्टेट सिस्टम एग्जिस्टेड प्रायर टू वेस्टफेलिया, मतलब वेस्टफेलिया ही है कोई। अब तक हमें नहीं पता कि वेस्टफेलिया क्या है, बट मैंने एक इसमें से एक आइडिया लगाया कि ये जो वेस्टफेलिया है, यही है इसका सेंट्रल थीम, इसी के अराउंड ये पूरा पैसेज घूम रहा है, ठीक है? ठीक है, इससे कुछ ज़्यादा आइडिया हमें लगा नहीं, बट फिर भी बहुत सारे पैसेज ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको आइडिया लग जाता है, ठीक है? फिर डाउट रहता है आपका क्या, कि आपने जब ये सुपरफिशियल रीडिंग करी इस पैसेज की, तो उस टाइम पे आपने पहले बार में सिर्फ इसको एक बार फटाफट इसकी सुपरफिशियल रीडिंग करनी होती है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमने सुपरफिशियल रीडिंग कर ली, और उस टाइम पे जितना भी आपने जो पहले ही क्वेश्चंस पढ़े थे ना, इन क्वेश्चन के आपने कुछ कीवर्ड्स लिख लेने हैं। अपने रफ पार्ट होता है अपना, साइड में पेपर के पीछे भी लिख सकते हो, ठीक है? वहाँ पे आपने ये की नोट्स बना लेने हैं अपने, ठीक है? कीवर्ड्स आपने मेंशन कर लेने हैं। कैसे? जैसे पहले क्या पूछा गया है कि स्टेट सिस्टम की बात करी है प्रायर टू वेस्टफेलिया, वेस्टफेलिया आने से पहले कि क्या सिस्टम हुआ करता था। तो ऐसे ही आप लिख सकते हो क्या, सिस्टम, ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिखना, प्रायर टू वेस्टफेलिया। ये अपना एक कीवर्ड बना लिया, कीवर्ड आपने एक की नोट बना लिया और आपने कुछ कीवर्ड्स अपने बना लिए, ठीक है? उसके बाद सेकंड जो है अपना, उससे आप क्या कीवर्ड्स निकालोगे, व्हाट कोर प्रिंसिपल्स डिड द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया ड्रॉ अप? तो कोर प्रिंसिपल्स,
तो आप लिखोगे इससे कोर प्रिंसिपल्स, ये कीवर्ड्स बना लिया आपने। फिर हाउ डिड वेस्टफेलिया फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, तो आप क्या बना सकते हो कि ये वेस्टफेलिया, इतना तो अभी तक आप लिखते हुए आ रहे हो, ठीक है, एंड इसका क्या इंपैक्ट है कि इसके ऊपर ग्रोथ ऑफ आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस, बना लिया हमने कीवर्ड्स। फिर हाउ डिड द बर्थ ऑफ अमेरिकन नेशन एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेंड क्रेडिबिलिटी टू द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, मतलब कि अमेरिकन नेशन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और कैसे इन्होंने क्रेडिबिलिटी लेंड की किसको, टू द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, ठीक है, तो वेस्टफेलिया ये आपने बना लिया। फिर हाउ वाज इंटरनेशनल लॉ कॉन्सेप्चुअलाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इंटरनेशनल लॉ कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, ठीक है, ये आपने कुछ कीवर्ड्स बना लिए जो आपकी जब आपने क्वेश्चन रीड करे उस टाइम पे आपने ये कीवर्ड्स बना लिए। फिर आपने जो सुपरफिशियल रीडिंग करी, उस सुपरफिशियल रीडिंग में आपने ये कीवर्ड्स ढूंढने हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर इसमें से ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 5 क्वेश्चंस है, आपको एक पैसेज मिलता है, आपको एक पैसेज मिलेगा कितने मार्क्स का, 20 मार्क्स का, ठीक है, 5 क्वेश्चंस होते हैं, 5 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, तो 5 इंटू 4 22 मार्क्स, सॉरी 20 मार्क्स, ठीक है, 5 इंटू 4 20 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। अब इस 20 मार्क्स में क्या होता है, देखो इसमें आपको एवरेज मार्क्स अगर मिलते हैं तो वो 1.5 भी मिलता है, 2 भी मिलता है, ये एवरेज मार्क्स हैं, और अच्छे मार्क्स इसमें आप किसी को बोलोगे तो वो 3 मार्क्स हैं, ठीक है, 3 मार्क्स एक अच्छा स्कोर है, तो हमें यही अचीव करना है, ठीक है। हम इस पे सेटल क्यों करें जब हमें कोई गाइड करने वाला है, जब मैं आपको बता रही हूँ हमें किस तरीके से क्वेश्चन अप्रोच करना है, बीइंग अ स्टूडेंट आप कैसे अप्रोच कर सकते हो, हमें क्या ट्रिक्स एंड अपनी स्मार्ट वर्क करना है जिससे कि हम अच्छा स्कोर लेके आ सकते हैं, तो हम इस पे सेटल क्यों करें, हम इस पे सेटल करेंगे, ठीक है। हमें इतना जब हम टारगेट करेंगे तब आपके कुछ अच्छे मार्क्स आएंगे, हम छोटा ही क्यों सोचे लाइफ में, है ना। जब एम इतना बड़ा रखा है, सीएपीएफ निकालना है, तो हम इस पे भी सेटल क्यों हो, वहां पे भी तो एम हाई रखेंगे ना। एवरेज लिख के एवरेज मार्क्स लेने का एम क्यों रखेंगे, एम रखेंगे हाई, है ना। तो बस हमें इन्हीं मार्क्स को गेन करना है। अब देखो उसके बाद मैंने बताया था पहला क्या करना था, हमने क्वेश्चंस की रीडिंग, पहले हमने की क्वेश्चंस रीडिंग, फिर हमने बनाए थे कीवर्ड्स, फिर सुपरफिशियल रीडिंग। और एक बात और ध्यान रखना, एक बात और ध्यान रखना कि ये जो कीवर्ड्स हैं, ये जो अपने कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स में और क्या कीवर्ड्स ऐड हो सकते हैं, क्योंकि ये पैसेज अपना इस ट्रीटी के ऊपर था, बाकी कुछ ऐसे पैसेज होंगे जो अलग तरीके से आएंगे, उनका कुछ अलग सेंट्रल थीम होगा, उनके अंदर अगर कोई ईयर मेंशन कर रखी है, कोई ईयर मेंशन कर रखी है, और या फिर कोई और डेटा है, पॉपुलेशन रिलेटेड डेटा है, फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन रिलेटेड डेटा हो गया, तो इस तरीके के डेटा को मिस नहीं करना। जब भी कीवर्ड्स बनाओगे तो उस कीवर्ड, जब भी आप कीवर्ड्स बनाने के बाद जब सुपरफिशियल रीडिंग करोगे पैसेज की, तो उस टाइम पे आपने इनको अंडरलाइन कर करके गोला लगा लेना है। क्यों? क्योंकि ये काम आएंगे पक्का, ठीक है। प्रेसी में भी ऐसे ही करना होता है और कॉम्प्रिहेंशन में भी ऐसे ही करना होता है, ठीक है। तो जब आपने सुपरफिशियल रीडिंग करी ना, तब आपने अपने कीवर्ड्स की हेल्प से 2-3 क्वेश्चंस के आंसर ऐसे ही पता लगा लिए, 2-3 क्वेश्चंस के बारे में आपको ऐसे ही पता चल जाएगा, ठीक है, जो आप अंडरलाइन करके और ऐसे छोड़ दोगे, जैसे मैं बता रही हूँ अभी, रुको 1 मिनट। देखो जैसे इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम एंड द मॉडर्न स्टेट एज वी नो इट टुडे इज रेदर यंग, द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया ऑफ 1648 is said to be the beginning of the system of sovereign states, but what sort of a system existed prior to westphalia, ऐसा कुछ क्या हमने बनाया था क्या, कि कीवर्ड बनाए थे क्या, ऐसे कुछ हमने, देखो पहला ही मिल गया, what sort of a state system existed prior to westphalia, यहाँ पे 1 लिख लो, ठीक है, यहाँ पे 1 लिख लिया, देखा कीवर्ड्स बनाए थे, कीवर्ड्स का मैजिक देखा आपने, इसीलिए जरूरी है कीवर्ड्स बनाना, प्रेसी में भी और कॉम्प्रिहेंशन में भी, जैसे आप एसेज के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो ना, वैसे यहाँ पे ये खेला होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये करने के बाद जब आपको ये एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया है ना 5 में से, तो आपको इतना आइडिया लग गया कि इस पैसेज में मेरे को दोबारा जब मैं सुपरफिशियल रीडिंग के बाद मेन रीडिंग पे आऊंगा तो मुझे ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, बात बन गई। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, इसीलिए मैंने बोला था कि पहले क्वेश्चन रीड करने हैं, कहाँ गए दूसरा क्वेश्चन, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, कोर प्रिंसिपल्स, और ये सब कीवर्ड्स हमने ढूंढने हैं, ध्यान में रखना। आप स्क्रीन आपको रोक सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो फोन में, एक बार पॉज कर लो ताकि आप खुद भी मैच कर पाओ मेरे से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फिर उसके बाद बात करते हैं ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया रिवाइज दिस कंप्लीटली, टेररिस्ट वर फिक्स्ड एंड मार्क्ड एज inviolable, sovereignty of the state or supremacy of the state become an accepted norm, these developments facilitated the growth of international relations, ऐसा कुछ था क्या, बिल्कुल था, growth of international relations मुझे याद है, था, मैंने देखा था, ठीक है। देखो growth of international relations, ग्रोथ कहाँ गई, ये रही, ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस पे क्या, कैसे वेस्टफेलिया ने फैसिलिटेट किया ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस को, तो आप वहां पे कैसा मार्क कर लोगे, 2, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर वहां पे आपको मिलेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, व्हेन द अमेरिकन्स, the Treaty of Westphalia was strengthened with 2 major turns in history, the birth of
The American nation and French Revolution both lent the treaty certain credibility and deepened the norm of sovereignty and टेरिटोरियल इनवॉयलेबिलिटी, ये भी था, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम ऐसे मेंशन कर देंगे, मुझे याद नहीं थर्ड था या फोर्थ था, मैं बार बार इसको चेंज नहीं कर रही हूँ, मैं बस आपको तरीका बता रही हूँ, क्योंकि ये एक सैंपल मैंने उठाया है और मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे हमने टारगेट करना है क्वेश्चंस को, ठीक। नेक्स्ट पढ़ते हैं। When the Americans snapped ties with Great Britain after the much publicized and historic Boston Tea Party and declared that they were an independent nation, the idea that a nation is possible without a royal ruling dynasty was perpetuated. The French Revolution carried on the short history of breaking links with the past and rejecting the ancient regime. The cry of liberty, equality, and fraternity spelled the death knell of not only Marie Antoinette, the young French empress, but also the traditional social structure of France. The idea that society was divided into classes was overturned and replaced with that of fraternity. The idea of a republic was revolutionary in 1789 and was poised to spread across Europe. The growth of international law is closely related to the simultaneous conceptualization of state sovereignty. International law could be defined as a code of conduct which states adhere to both in times of war and peace. The body of international law we know it today has been evolving for the last 400 or 500 years in Europe. The term international law, first used by Jeremy Bentham in 1780, was used to express the law of states, and its primary purpose was to regulate the relations between states. This law and its consequent obligations have been accepted by states. It not only outlines the rights and duties of states but also provides means to amicably resolve disputes between states. ये जो अभी मैंने जिस स्पीड से इसको रीड किया है ना, और जिस तरीके से मैंने इस पैसेज को रीड किया है, ये होनी चाहिए आपकी सुपरफिशियल रीडिंग। और सुपरफिशियल रीडिंग में जहाँ पे जो भी आंसर आपको इजीली मिल रहा है, आपको पता लग रहा है कि यहाँ से मैंने ये पर्टिकुलर आंसर निकालना है, उसको अंडरलाइन करके गोला मार दो और नंबर लिख दो वहां पे। ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। फिर मैं करूंगी इसकी इन डेप्थ रीडिंग। इन डेप्थ रीडिंग में इसकी एक बार और रीडिंग करूंगी। वो इन डेप्थ रीडिंग करने के बाद मुझे पता चलेगा कि ये पैसेज जो है इसका सेंट्रल थीम सही में है क्या, ये क्या बात कर रहा है। पहले मैंने इसका थीम पहचाना था, ठीक है। अब मैं इसमें एविडेंस देखूंगी, हर क्वेश्चन के आंसर्स का एविडेंस देखूंगी, ठीक है, और फिर उसको एक्सप्लेन करूंगी। यही तरीका होता है, ठीक है। 3 पार्ट में आप किसी भी क्वेश्चन को आंसर करते हो। पहला जो आपसे पूछा है आप उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करो, फिर उसको जस्टिफाई करने के लिए वो एविडेंस दोगे पूरे पैसेज से उठा के, और फिर लास्ट में उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दोगे। ये बहुत बार डाउट रहता है कि कितना बड़ा आंसर हम कर सकते हैं। देखो, जब आप ये तीनों चीजें जो मैंने बताई है जब आप वो लिखोगे, तब आप अपने पैसेज में देखोगे कि 5 to 6 लाइंस का आपका आंसर तो होना ही चाहिए मिनिमम। ऐसा नहीं होता, देखो, क्योंकि कई बार मैं देखती हूँ बच्चे गलतियां करते हैं क्या, कि आपसे पूछा जाता है सजेस्ट ए टाइटल, ऐसा क्वेश्चन भी आता है, सजेस्ट ए टाइटल, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है। दूसरा आपसे ये भी पूछ सकता है कि टोन ऑफ द पैसेज क्या है, टोन ऑफ द पैसेज क्या है, ये भी आपने पहचाननी होती है। टोन का मतलब ये होता है कि अगर मान लो कोई किसी चीज़ों को मतलब ऑथर मान लो चीज़ों को एनालाइज कर रहा है, तो वो क्या होगा, एनालिटिकल हो जाएगा। क्रिटिकली थिंक कर रहा है तो क्रिटिकल हो जाएगा, है ना। मोकरी कर रहा है, अगर थोड़ा सार्काज्म है उसमें, ह्यूमर है, तो सटायरिकल हो जाएगा, है ना। तो ये सब बहुत सारी टोन है पैसेज की जो कि आप समझ सकते हो। तो वो आपसे पूछता है कि किस टाइप की टोन है, ठीक है। तो ये टोन पूछेगा तो आपको सिंपली टोन नहीं लिखनी होती कि बस टोन लिख दिया एनालिटिकल और खत्म बात, ऐसे नहीं चलता। आपको ये लिख के इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि क्यों। तो आपने इसके इस टोन को सजेस्ट करने वाले जो एविडेंस है वो कहाँ से रखने पड़ेंगे, आपके पैसेज से रखने पड़ेंगे, आपको तभी इसको जस्टिफाई कर पाओगे, ठीक है। तो ये जस्टिफिकेशन जरूरी है, ऐसे नहीं कि लिख के आए और छोड़ दिए, ठीक है, अच्छी बात है, एग्जामिनर आपको 1 नंबर देगा और जाओ खुश रहो, ठीक है। फिर से एवरेज रह गए, फिर से एवरेज रह गए। तो क्या करना है, हमने इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, जस्टिफाई करना है टाइटल को, ठीक है। और कितना कि आपको जो कॉपी मिलती है प्रॉपर, जिसमें आप प्रैक्टिस भी करते होगे, तो 6 लाइंस तक आपने इसको एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। वर्ड्स में नहीं बता रही, मैं लाइंस में बता रही हूँ, ठीक। तो इतने में हमने करना होता है। अब देखो, उसके बाद हमने जस्टिफाई कर दिया, ये क्वेश्चंस को ढूंढ लिया मैंने। अब इन क्वेश्चंस को कैसे मैंने आंसर करना है, कि मैंने वो मेन रीडिंग थी वो भी कर ली। फिर मेन रीडिंग में क्या होता है, आप 1 by 1 इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ सकते हो। फिर कई बार क्या होता है, बच्चे करते हैं कॉपी पेस्ट, तो आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, ठीक है। कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना, कॉपी एंड पेस्ट नो, ठीक है। जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, जैसा आपसे पूछेगा उसी तरीके से आंसर करना है। राइट इट इन योर ओन वर्ड्स, आपको अपने वर्ड्स में लिखना होता है, आपको कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना होता। एक होता है सीधा कान पकड़ लो, एक होता है घूम के कान पकड़ लो, तो आपको घूम के कान पकड़ना है, ठीक है। अपने वर्ड्स में लिखना है, थोड़ा सा चीजों को तोड़ना मरोड़ना है, बिल्कुल ऐसा ना लगे कि बिल्कुल आपने छाप दिया है,
ठीक है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को यूज करके और आप जब आंसर करोगे तो उसको थोड़ा सा मोल्ड कर देना है, ठीक है। एज इट इज नहीं करना। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो कि क्रूशियल होती है, जिसको आप एज इट इज भी यूज करोगे, जैसे कोई ईयर है, जैसे कोई डेटा है किसी भी टाइप का, पॉपुलेशन से रिलेटेड डेटा है, या फिर कुछ भी मतलब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन हो गई किसी भी टाइप की, तो वो आप एज इट इज यूज करोगे, ठीक है, उसमें चेंजेस नहीं करने। तो ये सब करना है। उसके बाद क्योंकि मैं देखती हूँ कि जो कॉम्प्रिहेंशन और ब्रेसी है ना, ये इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है या फिर आपको निराश होने की बात भी नहीं है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है थोड़ी, क्यों? क्योंकि इसमें काफी बार कैसा होता है कि बहुत मतलब लेवल की वो कैप भी आ जाती है। ऐसे नहीं है कि आप नॉर्मल रीडिंग से निकाल लोगे, बट दिस इज नॉट द राइट टाइम कि मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि कैसे आप वो चीज इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि अभी टाइम भी नहीं है। क्योंकि आपको भी पता है कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी रीडिंग का खेल है, कंप्लीट रीडिंग का खेल है। जितना आप रीडिंग करोगे उसी से आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक होती है, ठीक है। तो अभी वो टाइम हमारे पास है नहीं, बट मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि फिलहाल इस टाइम में आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। तो कॉपी पेस्ट नहीं करना, हमने खुद के वर्ड्स में लिखना है। अब कैसे लिखना है मैं बताती हूँ। कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर उठाते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर उठा लेते हैं। चलो देखो क्या पूछा है आपसे, व्हाट कोर प्रिंसिपल्स डिड द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया ड्रॉ अप। तो कई बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट है ना, ये पैसेज के अंदर वो वाला पैराग्राफ ढूंढ लेंगे जहां पे ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया दे रखी होगी और उसको ना लाइन से छाप देंगे एज इट इज। भाई ये सब थोड़ी जानना है एग्जामिनर को तुमसे। ये तो जिन्होंने आपको पैसेज दिया है उनको पता ही है इस इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो इस इन्फॉर्मेशन के बारे में आप क्या सोचते हो, आप किस तरीके से अंडरस्टैंड करते हो। पेपर टू इज सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब ही क्या होता है, हर इंसान का चीजों को एक्सप्रेस करने का, समझने का तरीका अलग होता है। ऑब्जेक्टिव में आपको ऑप्शंस मिलते हैं 1 2 3 4, सबके लिए एक ही ऑप्शन ठीक होता है। ऐसा तो है नहीं कि राम के लिए अलग है, श्याम के लिए अलग है, नहीं ना। पेपर टू में होता है कि आपको एक सर्टेन सिचुएशन दी जाती है, सर्टेन आपको पैराग्राफ दिया जाता है, उस चीज को आप कितना समझते हो, कैसे उसको समझ के एक्सप्रेस करते हो, ये जानना है हमने, ठीक है। तो ये कैसे जान पाएंगे, जब आप इसको अपने वर्ड्स में लिखोगे, आप अपना ओपिनियन बताओगे, ना कि आप अपने पैसेज को ही कॉपी पेस्ट कर दोगे। फिर बोलते हो मैम नंबर नहीं आते, वो इसीलिए नहीं आते, ठीक है। देखो अब ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया पहले जो इंट्रोड्यूस हुई थी कब, 1648 में। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया क्या, कोर प्रिंसिपल्स। द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया ऑफ 1648 इंट्रोड्यूस्ड कोर प्रिंसिपल्स। यहां तक की इंफॉर्मेशन हमने क्वेश्चन से उठाई, दैट ट्रांसफॉर्म द इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम। आगे फिर हमने इसके आइडिया लिखने हैं कौन कौन से हैं। इट इस्टेब्लिश द आइडिया ऑफ फिक्स्ड टेरिटोरियल बाउंड्रीज एंड डिक्लेयर देम इनवॉयलेबल। फिर हमने सारे ये प्रिंसिपल्स इसके अंदर मेंशन कर देने होते हैं, ठीक है। बट स्टार्टिंग हमेशा क्वेश्चन की लाइन उठा के वहीं से होगी, यही एक अच्छा एस्पिरेंट करता है, यही एक अच्छी स्टार्टिंग होती है, ठीक है। अब देखो एक और उठाते हैं, हाउ डिड वेस्टफेलिया फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, किसकी बात कर रहे थे हम, वेस्टफेलिया की। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया फैसिलिटेटेड द ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, यहां तक हमने इसी की लाइन उठाई। अब बताएंगे हम कैसे, कि कैसे उसने फैसिलिटेट किया इस ट्रीटी ने ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, कैसे, बाय clearly defining states as independent and sovereign entities with fixed territorial boundaries once sovereignty and territorial inviolability वर रिकग्नाइज। फिर आगे आप इसको फर्दर एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। फर्दर पहले आपने ये मेंशन कर दिया कि कैसे उन्होंने फैसिलिटेट किया ग्रोथ इंटरनेशनल रिलेशंस की। उसके बाद आप बताओगे इस चीज के लिए क्या दिखाओगे, पैसे से उठाओगे एविडेंस, और फिर थोड़ा बहुत कर दोगे आगे एक्सप्लेन, और इस तरीके से आपको मिल जाएंगे 3 नंबर। बस इतना ही करना होता है, इतना ही करना होता है। इतना आसान है जिसको आपने कॉम्प्लेक्स बना रखा है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, इतना आसान होता है। देख लो इसमें इतना स्कोरिंग है, ये इतना स्कोरिंग है, आराम से नंबर ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस के साथ डील करना होता है, जिस तरीके से मैंने आपको अभी बताया। तो एक बार फिर से इसको समराइज कर लेते हैं कि जब भी आपके सामने कॉम्प्रिहेंशन आता है तो हमने क्या करना है, पहले हमने क्वेश्चंस की रीडिंग करनी है, पहला क्वेश्चंस रीडिंग, दूसरा फिर हमने बनाने हैं कीवर्ड्स, थर्ड सुपरफिशियल रीडिंग, सुपरफिशियल रीडिंग। और ये काम में ज्यादा देर नहीं लगानी होती, ठीक है। मैक्सिमम ये पूरा सारा काम करने के लिए 20 मिनट में हमने खत्म कर देना, 15-20 मिनट में पूरा खत्म कर देना है सारा सिस्टम, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं देना। सुपरफिशियल रीडिंग, फिर उसके बाद हम करेंगे क्या, सुपरफिशियल रीडिंग से हम हाईलाइट करेंगे आंसर्स को जो हमें मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ में हमने एक मेन रीडिंग करनी है क्वेश्चन वाइज, हमें पता लगेगा कि कहाँ पे क्या दे रखा है, क्या इसका सेंट्रल थीम है, क्या टोन है पैसेज की, क्या कुछ है, वो सब हमें मेन रीडिंग में पता लग जाएगा। फिफ्थ में फिर आप आंसर राइटिंग करोगे, फिर आप करते हो आंसर राइटिंग। ये है गोल्डन 5 स्टेप्स एक बढ़िया कॉम्प्रिहेंशन के आंसर्स लिखने के, ये है सबसे गोल्डन स्टेप्स हैं ये जो आपको काम आएंगे, ठीक है। तो आई होप आप, मैं जो कोशिश की थी मैंने इस वीडियो के अंदर आपको समझाने की, आपके आपके ब्रेन फोग को क्लियर करने की, आपको एक क्लैरिटी देने की, मैं उसमें कामयाब रही।
ऐसा मैं सोचती हूँ। आपको कैसा लगा वो आप खुद बताना, ठीक है? और ऐसे यूज़फुल वीडियोज़ आपको आगे भी मिलते रहेंगे। आई होप आपको समझ में आया। पेपर 2 की बुक से सैंपल उठाना, प्रैक्टिस करना और देखना कितना आप में इम्प्रूवमेंट आता है। एंड आई होप आप अच्छा ही करके आओगे, है ना? तो फिर भी अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यूट्यूब चैनल को, जहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट, और टेलीग्राम पे भी कर लेना फॉलो, क्योंकि वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते हैं। तो जो भी अगर आपकी प्रिपरेशन में 4 चाँद लगा सकता है, ऐसा कोई भी अटेम्प्ट हम खाली नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? सो टिल देन कीप लर्निंग। आई होप आप अच्छा ही करोगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।